Hi learners, good morning, good afternoon, good evening. Where you see this video, welcome in my YouTube channel C&D classes. Friends, I have selected one topic. That topic name is introduction, and introduction lesson I have selected from the book The Name Environmental Education and Disaster Management. Friends, हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक पर जो परिचय के रूप में है। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे जो लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन इस बुक का पहला चैप्टर। इसमें तमाम सारे ऐसे परिभाषिक शब्द का प्रयोग किया गया है। तो उस परिभाषिक शब्द में पहला जो शब्द लिया गया है इकोलॉजी। इकोलॉजी शब्द जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, इको प्लस लॉजी। तो फ्रेंड्स, अगर हम देखते हैं इनका संधि विच्छेद, तो इको प्लस लॉजी, जो इको शब्द है वह ग्रीक भाषा के ओइकोस शब्द से बना है, और जो लॉजी शब्द है वो अगर हम बात करते हैं ग्रीक में तो वो लोगस शब्द से बना है। तो इसका अगर हम व्याख्या करते हैं जो ओइकोस से, उसका जो हिंदी अर्थ होता है रहने का स्थान होता है, और जो लोगस अर्थ होता है वो विज्ञान होता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम देख रहे हैं कि जो रहने का स्थान जो विज्ञान है, इस तरीके से जहाँ पर जीव जंतु अपना जीवन निर्वाह करते हैं, अर्थात रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और उसी के अध्ययन को हम इकोलॉजी कहते हैं। लर्नर्स, अगर आगे थोड़ा एक शब्द की हम चर्चा करते हैं, थियोफेस्टस लिखा है। थियोफेस्टस शब्द ये नॉर्मल शब्द नहीं है, यह इकोलॉजी शब्द जो है, जो इकोलॉजी के जन्मदाता माने जाते हैं वो थियोफेस्टस माने जाते हैं। फ्रेंड्स, इसमें हम देखते हैं तो इकोलॉजी के अंतर्गत समुद्र, स्थल और जंगल आदि सभी क्षेत्र आते हैं, जिसमें मानव, पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि एक दूसरे पर निर्भर होकर के अपने भोजन, आवास तथा अन्य सभी कार्यों को करते हैं। अर्थात सब एक दूसरे के साथ मिलकर पर्यावरणीय संबंध बनाते हैं। प्रत्येक जीव जंतु, मानव और यहाँ तक कि वनस्पतियाँ भी सब एक दूसरे के अंतर संबंध में कार्य करते हैं, और जहाँ पे इसका अध्ययन किया जाता है फ्रेंड्स, उसी को हम इको दो भाग हैं। पहला जो हमारा है स्वपारिस्थितिकी है, जो दूसरा है समपारिस्थितिकी है। तो स्वपारिस्थितिकी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम पाते हैं कि इसके अंतर्गत किसी भी वातावरण के विशेष एक ही प्रजाति के जीवों में पोषक, वृद्धि, जनन, परिवर्धन, यौन, जीवन चक्र आदि का अध्ययन करते हैं। अतः हम इसको और इजीली से समझ सकते हैं, यह एक जात के लिए ही विशेष उपयुक्त माना जाता है। लेकिन अगर हम इस समपारिस्थितिकी की अगर हम बात करते हैं तो समपारिस्थितिकी तंत्र वह तंत्र होता है जिसके अंतर्गत एक विशेष वातावरण में रहने वाले वे सभी जीव जंतु समुदाय, समष्टि और पारिस्थितिकी तंत्र में सभी जीवों में आपस में एक दूसरे के साथ संबंध को हम स्थापित करते हैं। तो लर्नर्स, यहाँ पे हम देख रहे हैं मानव भी एक परितंत्र का एक भाग है, क्योंकि यह भी किसी न किसी प्रकार से वातावरण में उपस्थित रहकर सभी जीव जंतुओं के साथ एक दूसरे के साथ संबंध को स्थापित करता है, और जीव जंतु, पेड़ पौधे और मानव ये साथ में मिल करके एक दूसरे के साथ अपने जीवन को क्या करते हैं, निर्वहन करते हैं। इस निर्वहन के अध्ययन को ही हम समपारिस्थितिकी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे की हम बात करते हैं। जो टॉपिक देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ होगा कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसका अंग्रेजी इकोसिस्टम होता है। जो इकोसिस्टम होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, इको और सिस्टम। फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे देख रहे होंगे, इको का जो अर्थ होता है वो होता है परि, और परि का मतलब होता है चारों तरफ, अर्थात हम जहाँ पे हो उसके इर्द गिर्द चारों तरफ की बात करता है। पुनः फ्रेंड्स, हम सिस्टम की बात करते हैं। जो सिस्टम का अर्थ होता है, जो शाब्दिक अर्थ होता है वो तंत्र होता है, लेकिन इसी तंत्र से अगर भावात्मक अर्थ लेते हैं तो उसका मतलब होता है व्यवस्था। तो इस तरीके से हम फ्रेंड्स देख रहे हैं कि चारों तरफ का व्यवस्था, अर्थात जहाँ पर अंतः क्रियात्मक एवं आत्मनिर्भर प्रकृति की व्यवस्था हो, उसी को ही हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख रहे हैं कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसके दो घटक हैं। कंपोनेंट ऑफ देख रहे हो यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम की अगर कंपोनेंट की बात करते तो इसमें होता है एक अजैविक घटक, दूसरा हम अजैविक घटक की बात करते हैं। तो लर्नर्स, यहाँ पर लर्नर इस तरह से हम देख रहे हैं, जो मेरा इकोसिस्टम है इसकी दो कंपोनेंट हैं। पहला जो हमारा कंपोनेंट है वह अबायोटिक है, जो दूसरा हमारा है वो बायोटिक है। इसमें हमने पिछले वाली वीडियो में इसके कंपोनेंट को बताया था, जो अजैव घटक होता है और एक जैविक घटक होता है। तो यहाँ पे हम पहला जो टॉपिक इसका
टॉपिक है, कंपोनेंट है, वो अजैव घटक के बारे में हम बात करेंगे। लर्नर्स, जो पहला हमारा अजैव घटक है, इसके 3 काइंड्स हैं, 3 प्रकार हैं। पहला है अकार्बनिक, और जो दूसरा है कार्बनिक, और जो तीसरा है हमारा जलवायु तथा भौतिक घटक। तो फ्रेंड्स, हम इन तीनों टॉपिक पे अलग अलग तरीके से हम बात करेंगे। तो पहला टॉपिक हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हम कार्बनिक और अकार्बनिक को देख लेते हैं। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अकार्बनिक घटक के जो कंपोनेंट है वो अधिक है, इसलिए कार्बनिक और जलवायु तथा भौतिक के कम है, इसलिए हम इन दोनों को पहले देख लेते हैं। तो कह रहा है कार्बनिक जो घटक है, इसके हाइड्रोकार्बन और प्रोटीन आदि पदार्थ सम्मिलित होते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थ का चक्रण यूं जीवीय घटक में प्रवेश कर सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल जाते हैं तथा जीव की मृत्यु के पश्चात पुनः कार्बनिक पदार्थ वातावरण में मिल जाता है। अर्थात जितने भी हमारे कह सकते हैं कि इस वातावरण में जो भी तत्व पाए जाते हैं उसमें कार्बन की मात्रा अधिक पाई जाती है, और जब तक जीवित रहते हैं सामंजस्य मिला के एक दूसरे के साथ जीवित रहते हैं और क्रियाकलाप करते हैं, और जैसे ही लास्ट में इनका क्या होता है, मृत्यु होता है, पुनः ये सारे कार्बन हमारे क्या करते हैं, अपने अपने अलग स्थानों में विकसित हो जाते हैं। तो पुनः जो दूसरा है यहाँ पे हम देख रहे हैं जलवायु तथा जो भौतिक घटक की बात कर रहा है। तो कह रहा है एक ऐसा घटक है इसमें जो हमारा है तापमान, जिसे कहते हैं तापमान है, पुनः कह सकते हैं कि यहाँ पर जो जल है, जल के साथ साथ कह सकते हैं कि जो प्रकाश है, प्रकाश के साथ साथ पुनः कर सकते हैं आर्द्रता है, मृदा है, आज ये सारे तत्व क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ इसमें शामिल होते हैं। ये सब मिल करके हमारे क्या कहते हैं, जलवायु एवं भौतिक घटक के रूप में पाए जाते हैं। और इस तरीके से कार्बनिक पदार्थ के जितने भी तत्व चाहे जीव जंतु पाए जाते हैं, मरने के बाद पुनः ये वातावरण में सब एक दूसरे के साथ विलीन हो जाते हैं। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स, हमने जो डिस्कशन किया कुछ ये है कि जैसे यहाँ पे कार्बनिक देख रहे हैं, यहाँ पे जो अकार्बनिक है, फिर यहाँ कार्बनिक है, और जलवायु संबंधी भौतिक घटनाएं, इसमें हमने चर्चा किया। पुनः हम बात करते हैं यहाँ पर अकार्बनिक पदार्थ की। अकार्बनिक पदार्थ में हम बात करते हैं तो फ्रेंड्स, हम इसमें पाते हैं कि जो अकार्बनिक पदार्थ होता है उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर, हाइड्रोजन और पानी, ये तत्व इसमें अकार्बनिक रूप में पाए जाते हैं। अर्थात कह सकते हैं ये जितने तत्वों का हमने यहाँ पे नाम लिया, प्रत्येक तत्वों में कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है। तो अकार्बनिक पदार्थ की अगर हम डिटेल रूप में चर्चा करते हैं तो पहला इसमें आता है अकार्बनिक पदार्थ का जो पहला हमारा घटक है वो जलीय चक्र होता है। तो जलीय चक्र की बात करते हैं उससे पहले हम पूरा जल के बारे में देख लेते हैं। जो हमारा पूरा जो भूमंडल है, इस भूमंडल पर 73% जल पाया जाता है। उस 73% जल का 97% जो पानी पाया जाता है वो मित्रों कहाँ पे पाया जाता है, समुद्र में। बाकी का बचा हमारा 3% जो जल है, वह 3% जो जल होता है वो हमारे धरती पर पाया जाता है, जो नदी के रूप में होता है, तालाब के रूप में होता है, झील के रूप में होता है, पोखरे के रूप में होता है, नदियों के रूप में होता है। तमाम सारे इन रूपों में भी पृथ्वी में क्या करते हैं, सारे जल पाए जाते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो अकार्बनिक पदार्थ में जो हमारा नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, हाइड्रोजन है और जल है, तो इसमें अलग अलग रूपों में इसका अध्ययन करते हैं। तो जल चक्र की वर्णन करते हुए हम बताते हैं कि जो जल होता है, जो पूरा जो 97% जो जल है वो बादल के रूप में, वर्षा के रूप में, नदी के रूप में, तालाब के रूप में, झील के रूप में और वाष्पोत्सर्जन के रूप में पाया जाता है। अर्थात यही जल मतलब एक साइकिलिंग होती रहती है। कभी यही जल जो होता है नदियों में, तालाबों में, झीलों में, और यही जो यहाँ पे जब तेज धूप होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ सूरज का जब प्रकाश इस पे पड़ता है तो नदी पर पड़ता है, तालाब पे पड़ता है और झीलों पे पड़ता है, तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा ऊपर जाता है। जब ऊपर जाता है तो बादलों में क्या होता है, संघनन की क्रिया होती है, और संघनन की क्रिया के माध्यम से वहाँ पे पुनः क्या होता है फ्रेंड्स, वर्षा होता है, और वर्षा होकर के पुनः क्या होता है, ये धरती पर चला आता है और विभिन्न कभी समुद्र के रूप में, कभी नदी के रूप में, कभी तालाब के रूप में, कभी झील के रूपों में पाया जाता है। तो इस तरीके से चलता रहता है। वो कैसे, नदी के रूप में होता है वाष्पोत्सर्जन, तालाब के रूप में फिर वाष्पोत्सर्जन, झील के रूप में वाष्पोत्सर्जन। जब ये होता है तो ऊपर जाता है तो बादल में वर्षा होती है, वहाँ से संघनन की क्रिया के द्वारा वर्षा होती है और पुनः जल यहाँ पे, तो कह सकते हैं यहाँ से यहाँ, पुनः यहाँ से यहाँ, ऐसे यहाँ ये जल चक्र चलता रहता है। इस तरीके से अकार्बनिक पदार्थ का पहला जो जलीय चक्र होता है, जल कहीं भी एक जगह स्थिर नहीं होता, इसका चक्र बार बार होता रहता है।
तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम देखते हैं कि जो जल चक्र के बाद सीधे हम नाइट्रोजन चक्र की बात करते हैं, जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। यह नाइट्रोजन चक्र जो होता है इस पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस नाइट्रोजन चक्र से शरीर में नाइट्रोजन प्रोटीन के रूप में जीवनदायक है। पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं द्वारा इसके अनुपयोगी भाग पृथ्वी पर आता है, जिसका एक चक्रण बनता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख रहे हैं जितने रूप में जीव जंतु पेड़ पौधे के रूप में जो नाइट्रोजन जो एक बहुत के रूप में पाया जाता है, ये किस तरीके से कार्य करता है। तो जो देख रहे हैं मित्रों, यहाँ पे नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन जो होता है ये पौधों में जाता है, पौधों के बाद ये एनिमल में जाता है। तो इस तरीके से इनका चक्रण होता रहता है। पुनः डायरेक्ट वहाँ से जब ये प्लांट क्या करते हैं, वो काट दिया जाता है। जब ये विनष्टीकरण के रूप में पाए जाते हैं तो पुनः ये जो हमारे जो जानवर हैं ये भी मरते हैं। तो ये सारे मरने के बाद इनका अपघटन होता है, जिसको हम ये मरने के बाद इनका डिकम्पोजिशन होता है। और डिकम्पोजिशन होने के बाद पुनः हमारा क्या करता है, नाइट्रोजन में मिल जाता है। तो इस तरह से देख रहे हैं एक बार, यही नाइट्रोजन पेड़ पौधे से होकर के मरने के बाद डिकम्पोजिशन होने के बाद पुनः यहाँ पे, और पुनः यही जो हमारा प्लांट के रूप में हमारे एनिमल में आता है। एनिमल से हमारा वो पुनः वो किस में चला जाता है, मरते हैं तो पुनः ये प्लांट में आता है, प्लांट से पुनः ये नाइट्रोजन में। तो ये दो तरह से हो सकता है, यहाँ से यहाँ भी जाता है और यहाँ से यहाँ भी जाता है। लेकिन इतना ही नहीं फ्रेंड्स, अगर हम आगे बात करते हैं तो जो ये डेड हैं, यहाँ पे डेड पड़े हुए, ये हमारा क्या होता है, अमोनियम में बदलता है। अमोनियम के बाद इसमें नाइट्रीकरण होता है। जीवाणुओं के द्वारा छोटे छोटे जीव जो अपघटक के रूप में पाए जाते हैं, वह हमारा क्या करते हैं, इसको नाइट्रेट में बदलते हैं। और नाइट्रेट में बदलने के बाद पुनः हमारा किस में बदल जाता है, ये नाइट्रोजन में। तो इसके कई साइकिल होते हैं। यही नाइट्रोजन प्लांट में, प्लांट्स जब ये क्या करते हैं, जब काटे जाते हैं तो विनष्टीकरण होकर के नाइट्रोजन के रूप में। और यही प्लांट हम क्या करते हैं, एनिमल यूज करते हैं, खाते पीते हैं और ये क्या करते हैं, मरते हैं। मरने के बाद पुनः ये ऐसे होकर के यहाँ पर बदल जाते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ, पुनः यहाँ से यहाँ के रूप में चले जाते हैं। और पुनः हम आगे देखते हैं तो एक कंडीशन जब यहाँ आता है, तो जब ये जीव जंतु मरते हैं तो मरने के बाद ये अमोनियम में बदलते हैं। अमोनियम में जब ये पड़े रहते हैं, पड़ने के बाद इनमें क्या होते हैं, छोटे छोटे जीव पड़ते हैं। इनका विनष्टीकरण होता है, जिसे डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो विनष्टीकरण होने के बाद यह नाइट्रिक जीवाणु जो होते हैं इसको सीधे नाइट्रेट में बदलते हैं। और यह नाइट्रेट हमारा क्या करता है, नाइट्रोजन के रूप में पुनः बदल करके चला जाता है। तो इस तरीके से देखते हैं इसका साइकिल, जो नाइट्रोजन होता है वो भी कहीं कहीं क्या करता है, सर्किल के रूप में इस तरीके से घूमता रहता है। तो इस तरीके से इनका हमारा नाइट्रोजन चक्र चलता है। तो फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो हमारा इनऑर्गेनिक जो मैटर है, इसमें जो हमारा तीसरा जो टॉपिक है हमारा कार्बन चक्र होता है। इस कार्बन चक्र की अगर हम बात करते हैं तो इस कार्बन चक्र में हमारा जो कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 होता है, वह जो होता है 0.039% कार्बन पाया जाता है। और यह लगभग मानवीय क्रियाओं और औद्योगिकरण, जंगलों के कटाव, ज्वालामुखी आदि से निकल कर के वायुमंडल में मिलता जाता है। तो इतना जो परसेंट हम देख रहे हैं 0.039 जो कार्बन पाया जाता है, यह जो होता है मानवीय क्रियाओं, औद्योगिक क्रियाओं, जल के कटाव, जंगलों के कटाव के रूप में ये पाए जाते हैं। आगे के रूप में अगर हम देखते हैं तो जैविक अपघटन से ही हमारा लगभग 95% कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, मिलता जाता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम देख रहे हैं जो हमारा ये एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर से तात्पर्य यहाँ पे है ये जो इसमें विद्यमान होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसमें नाना प्रकार से अलग अलग। पहला तो हमारा जो होता है हमारा क्या, सी वाटर, जो समुद्र में जो समुद्री पानी है उसमें। और पुनः ये देखते हैं जो CaCO3 होता है, उससे भी निकल करके ये यहाँ से आता है, पुनः यहाँ से आकर के पुनः इसमें चला जाता है। इसी एटमॉस्फेयर से जो हमारा होता है जो कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो हमारा क्या करते हैं, वो जैविक जो क्या कर सकते हैं अपघटक होते हैं, वो भी डायरेक्ट यहाँ से क्या करते हैं, पहुँचा देते हैं। और इसी एटमॉस्फेयर से अगर हम देखते हैं तो जीव जंतु भी क्या करते हैं, जैव घटक जो होते हैं वो भी यहाँ पे क्या करते हैं, जैविक अपघटन के रूप में लेते हैं और पुनः यहाँ पे पहुँचा देते हैं। और इस तरीके से यहीं पर जो ज्वालामुखी का हमारा क्या कहते हैं, वातावरण में विस्फोट होता है, तो यहाँ से भी हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है उससे क्या करते हैं, लेते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम यहाँ देख रहे हैं कि एक इसका समरी जब निकलेगा तो हम यहाँ पाते हैं कि नाना प्रकार से यहाँ पे जो है ज्वालामुखी से भी यहाँ पे एटमॉस्फेयर क्या करता है, प्राप्त करता है, और जैविक अपघटन से भी यहाँ प्राप्त होता है। तो ये आता कहाँ से, पुनः इसी एटमॉस्फेयर से हमारे जो जीव जंतु होते हैं वो लेते हैं। और इसी एटमॉस्फेयर से जो हमारे क्या कहते हैं, जो समुद्री, इसमें भी तमाम तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, वो भी लेते हैं। तो ये हमारा क्या कहते हैं, COC3 में बदलते हैं और पुनः यहाँ पहुँच जाता है। और एक तरह से और देखते हैं, यही जो हमारे एटमॉस्फेयर से जो जीव जंतु क्या करते हैं, अब
लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस और क्या कहते हैं कार्बन, ये पुनः जीव जंतु के रूप में आता है और यहाँ से जब यह घटित होते हैं तो पुनः ये कहाँ करता है, वहाँ पर चला जाता है। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि हमारा कार्बन जो चक्र है इस तरीके से एटमॉस्फेयर से जीव जंतुओं में से जैविक में से जैविक अपघटन में क्या करता है, पुनः इस तरीके से बदल जाता है। ज्वालामुखी होता है, ज्वालामुखी से पुनः इसमें आ जाता है। और यहाँ पे देखते हैं कि समुद्र से क्या कहते हैं कार्बन CaCO3 में पुनः यहाँ बदल जाता है। इस तरीके से कार्बन का चक्र भी पूरा इसी तरीके से